Hello, friends, welcome on Success Keys. And today we are discussing Ancient and Medieval India by Poonam Dalal Bhaiya book. Okay, friends, this is a continuation topic. I'm already covered this topic from Medieval History by Satish Chandra. तो उसमें ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये टॉपिक कर रहे हैं बिकॉज़ ये जो टॉपिक है इस बुक में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको पहले वो चैप्टर कवर करना है फ्रॉम द बुक सतीश चंद्रा तो आप मेरा प्रीवियस लेसन्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। उसके सारे 4 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं। 5th चैप्टर जो ये था वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। सो इस बुक में जो क्रोनोलॉजी है बहुत अच्छे से समझाई गई है, इसी को ही हम यहाँ पे लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। काफ़ी ही अच्छे बुक है, इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, क्रोनोलॉजी दी है, पहले टॉपिक समझाया गया, अलग अलग टाइम पीरियड्स अच्छे से दिए हैं, जो उस टाइम पे उस जगह के नाम थे, प्लेसेस के नाम थे, वो भी जो अभी जो नाम हो गया उनको भी डिस्क्राइब किया है। साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी ही अच्छी बुक है, तो मैंने सोचा कि इसको अलग से कवर करने के बजाय इसके जो टॉपिक अभी चल रहे हैं कंटिन्यूएशन में सतीश चंद्रा के, तो उसको साथ साथ कवर किया जाए और उसके बाद में जो इसके बचे हुए टॉपिक हैं वो हम कवर अप कर लेंगे। तो अभी ये बुक कंटिन्यूएशन में ही चलेगी सतीश चंद्रा के। ओके, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और लिंक क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन पे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। कैसे राइज होता है और कैसे इस्लाम स्प्रेड होता है। 7th सेंचुरी CE के अंदर एक न्यू रिलीजन उठ के आता है कॉल्ड इस्लाम, जो फाउंड हुआ था अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर बाय मोहम्मद 572-632 CE के अंदर। अब ये मोहम्मद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है अगर हमें इस्लाम का राइज़ देखना है कि कैसे इस्लाम राइज़ हुआ। जो प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्हें बाद में नाम दिया गया प्रॉफिट मोहम्मद, ये एक अरब के मर्चेंट थे, मर्चेंट फैमिली से आते हैं और ये मक्का नामक सिटी के अंदर रहते थे थोड़े से कुछ स्पैन ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे ये एक इनकी ट्राइब थी दैट इज़ कॉल्ड कुरैश ट्राइब, वहाँ के मर्चेंट थे। और इस टाइम पे जो अरेबिया के अंदर जो लोग थे वो पोलिथिस्टिक कल्ट से थे, मतलब बहुत सारे भगवान गॉड्स को मानते थे जैसे इंडिया में अभी मानते हैं, और वो मूर्ति पूजक भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद में माना जाता है कि इनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। ये मेडिटेट करते थे माउंट हीरा पे जाके मक्का के अंदर, और फिर वहाँ पे इनका एनलाइटमेंट हुआ। जैसे हमें बुद्धा का एनलाइटमेंट मानते हैं वैसे ही इनका एनलाइटमेंट हुआ, और इन्हें एक एंजल दिखे जिसे गैब्रियल का नाम दिया जाता है, वो उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उनके सामने उनको बताया कि भाई आपको एक ही गॉड को मानना चाहिए, भगवान, गॉड, लाइट, उसके बारे में इन्होंने बताया। जब इनका ये एनलाइटनमेंट हुआ तो उसके बाद में अपना एक नया इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, प्रीचिंग्स करी। बट वो माना जाता है कि वहाँ के लोगों को उस टाइम पे उनको समझ में भी आया, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी इनके यहाँ पे फॉलोअर्स भी बने। बट ये जो जिस क्लैन से आते हैं, मर्चेंट क्लैन से आते हैं, मर्चेंट ट्राइब थी, तो उनका वो मतलब कई बार हो जाता है ना कि प्रॉफिट मार्जिन या बिज़नेस में लोग क्या होता है कि कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं कि अगर हम ऐसे बाकी सारे गॉड्स को नहीं मानेंगे या उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा कि भगवान श्राप देंगे और हमारा कारोबार नहीं चलेगा। तो लोगों ने क्या किया, इनको इतना नहीं माना और इन्हें यहाँ पे ट्रेड एम्बार्गो कर दिया गया, इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया, उनके साथ किसी को ट्रेड करने से मना कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया। फिर माना जाता है कि इनकी एक जो यात्रा शुरू होती है जिसे हिज्र बोला जाता है, कि ये यहाँ पे रन करते हैं मक्का टू मदीना से। ठीक है, मदीना में जाके रहने लग जाते हैं, जो वहाँ से माना जाता है कि 200 मील दूरी पे हैं, और इसी यात्रा को बोलते हैं हज की यात्रा। ठीक है, तो हज करने जाना चाहिए, मक्का टू मदीना जाना चाहिए, और इसे ही यहाँ पे जो स्टार्ट होता है, जब ये हिज्र करने के लिए मदीना तक गए थे, यहाँ से इनका हिज्र या फिर इनका जो होता है ना, इनका संवत, वो शुरू होता है यहाँ पे 622 AD से। ठीक है,
तो यहाँ से इनका ये स्टार्ट होता है। वहाँ पे जब ये मक्का मदीना में जाके रहने लग जाते हैं तो लोग जो होते हैं इन्हें काफ़ी इनकी बातों को सुनते हैं, उससे उनके फॉलोअर्स भी बहुत बनते हैं और फिर इनका इतना ज़्यादा होल्ड हो जाता है यहाँ पे मदीना में कि फिर ये वापस मक्का में जाते हैं और यहाँ पे जो इनकी कुरैश ट्राइब के जो लोग होते हैं उनको यहाँ से खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं और उनके जो मंदिर जो होते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इनका एक्सपेंशन जो होता है, इस्लाम का एक्सपेंशन यहाँ से शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दी है, ये हम आगे स्टडी करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जी आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इनका इस्लाम को ये फैलाते हैं कहाँ तक, नॉर्दर्न अफ्रीका टू द आइबेरियन पेनिसुला। अफ्रीका के रीजन में आप देखते हैं कि आपको इस्लामिक सेक्ट जो मिलेगा। अब इस्लाम अगर माना जाए कि कितना एरिया में फैला हुआ है तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस्लाम को मानती है। 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इस्लाम फैला हुआ है। अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से क्लैन है तो 2 इसमें आते हैं, शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब ये शिया सुन्नी क्या होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगी कि शिया सुन्नी क्या होते हैं और बहुत सारे अलग अलग इसमें अदर भी थोड़ी डिफ्रेंशिएशन आ गए, लाइक वहाबी, अलावाइट नेशन ऑफ इस्लाम और जो खरीजाइट्स जो होते हैं, तो ये सारे थोड़े डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर आती है। कुछ जो होते हैं जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम का देते हैं, कुछ कट्टर होते हैं, कुछ थोड़ा सा लिबरल होते हैं, कुछ रेडिकल फंडामेंटलिस्ट होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन भी आया। तो अब यहाँ पे ये अफ्रीका से लेके कहाँ पे फैला हुआ है, आइबेरियन पेनिसुला। अब ये आइबेरियन पेनिसुला कहाँ पे आ गया, ये साउथ वेस्ट यूरोप के अंदर एक माउंटेन रेंजेस हैं जो स्पेन और पोर्टुगल में फैली हुई है, ठीक है। पेनिसुला किसको बोला जाता है, जो लैंड चारों तरफ से वाटर से घिरा उसको पेनिसुला बोला दो, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे आइबेरियन पेनिसुला। वहाँ से लेके ये ईरान और इंडिया तक आके फैल गया। ये जो रिलीजन है इसने ट्रांसफॉर्म किया रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को अरेबिया के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी। इस्लाम का एम्फेसिस किसके ऊपर था कि वो एक ही गॉड को मानते थे, मतलब अल्लाह को मानते थे, और उनकी होली बुक क्या हुई, कुरान होली बुक, ये सभी को पता है। तो इसको ये सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है इस्लाम के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर। इट वाज रिवील्ड कि अल्लाह टू द प्रॉफिट मोहम्मद, ये रिवील्ड किया था कि अल्लाह के बारे में हमें किससे पता चला, प्रॉफिट मोहम्मद से। इवन मुस्लिम्स हमें यहाँ पे मुस्लिम्स यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे प्रे इनके लिए ये 5 पिलर्स होते हैं, ये जो लिखी गई हैं चीज़ें, दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसमें कि इन्हें फास्ट रखना पड़ता है, प्रे करनी पड़ती है 5 टाइम्स अ डे, फास्ट रखना पड़ता है रमज़ान के महीने में, और डिस्ट्रीब्यूट एल्म्स, मतलब कि यहाँ पे डोनेशंस देना, लोगों की मदद करना, तो ये चीज़ें। और दैट एंड टू द मेक पिलग्रिमेज, और मक्का मदीना की यात्रा करना जिसे हज की यात्रा बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके 5 पिलर्स बोले जाते हैं जो इन्हें करनी होती है। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के बारे में, 613 सी में मोहम्मद सॉरी फ्रेंड्स, अगर कोई भी यहाँ पे मुस्लिम्स मुझे सुन रहा है और अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ आई विल से सॉरी टू दैट, क्योंकि मैं किसी रिलीजन को यहाँ पे हार्म करना या उनको हानि पहुँचाना या उनके जो सेंटिमेंट्स मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, कि कुछ मुझसे गलत बोला जाए, प्रोनंसिएशन कहीं पे गलत हो जाए। 613 सी के अंदर मोहम्मद फाउंड हिमसेल्फ रिसीविंग अ मैसेज फ्रॉम अल्लाह। 613 से वो जो हम जो बैतंग बोलते हैं ना कि लाइक उनको एनलाइटनमेंट हुआ यहाँ पे, तो उनको मैसेज मिलने लगे अल्लाह से, और ये लर्नड ही वाज प्रॉफिट इन द सेम लाइन। अब उनको पता चला कि वो भी खुद एक मतलब पैगंबर हैं या भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, जैसे मौसीस को भेजा गया था, जैसे जीसस को भेजा गया था क्राइस्ट में। अब ये मौसीस और जीसस क्या हुआ, मौसीस इन्हें बोलते हैं कि पैगंबर हैं जुदाइज़म को, जिन्होंने जूइश रिलीजन को फॉर्म किया, और जीसस आपको पता है क्रिश्चियनिटी जिन्होंने फॉर्म किया। अब यहाँ पे मौसीस को जो हैं, ये जो पैगंबर हुए हैं, इनको जूइज़म वाले, जुडाइज़म वाले भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं और मुस्लिम्स भी मानते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम ये इन्होंने बोला कि उन्हीं के लाइन के ही ये प्रॉफिट हुए हैं। एट फर्स्ट
तो एट फर्स्ट इन्होंने बोला कि पगान ट्राइब्स वर टॉलर। स्टार्टिंग में जो ये इनके जो पोलिथिस्टिक जो ट्राइब थी, जो इनके क्लैन के लोग थे, कुरैश ट्राइब के लोग थे, जो अलग अलग बुत पूजा करते थे, वो इनके लिए टॉलरेंट थे। पर धीरे धीरे देखते हैं कि जैसे जैसे ही मोहम्मद ने यहाँ पे उनको इंसल्ट करना शुरू कर दिया कि भाई आप ये अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको मतलब जहाँ मतलब हेल के अंदर भी आपको जगह नहीं मिलेगी। और ऐसे जब बात यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे इस क्लैन ने, हो सकता है कि ना बोला उन्होंने, अपने आप से ये बात की हुई हो, जैसे भी हो, तो इसको उन्होंने सेटिस्फाई किया और बोल दिया कि भाई आपको क्या करा जाएगा, यहाँ पे ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया कि आपके साथ में कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो पूरे मोहम्मद जी को यहाँ पे पूरा बेइज्जत किया जाता है पब्लिक के अंदर। और जो जो भी स्लीव्स लोग उनको मान रहे होते हैं, उनको भी बहुत मारा पीटा जाता है पैगन मास्टर्स के द्वारा। और फिर धीरे धीरे उनको मारना शुरू कर दिया जाता है। तो फिर मोहम्मद जी को यहाँ पे मजबूरन यहाँ से जाना पड़ता है मक्का से मदीना में 622 CE में, जहाँ पे इनका वेलकम किया जाता है वहाँ की मदीना की लोकल पैगन द्वारा और जूइश ट्राइब्स के द्वारा उनका वहाँ पे वेलकम किया जाता है। अब यहाँ पे अपना एक नया बेस बनाते हैं मदीना के अंदर, और मोहम्मद जी यहाँ से अपने अलग अलग फॉलोवर्स को भेजते हैं और फिर ये रेड करते हैं मर्चेंट्स के कारवां पे, जो पैगन अरब्स के जो कारवां थे उनको वो रेड करते हैं वहाँ पे। इसके रिस्पॉन्स में जो पैगन्स होते हैं वो गार्ड अपने अपने अब कारवां के बाहर वो आर्म्ड सोल्जर्स लगाने लगे, गार्ड करने लग जाते हैं अपने कारवांस को। 624 CE के अंदर मुस्लिम्स यहाँ पे अटैक्ड एंड डिफीटेड हेविली गार्डेड मर्चेंट कारवां। वो मतलब जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भी लगे होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स भी होते हैं, उन कारवां को भी वो अटैक कर देते हैं और बहुत सारे पैगन्स को यहाँ पे बंदी बना लेते हैं। ये इस इंसिडेंट को बोला जाता है नोन एज बैटल ऑफ बद्र, और यहाँ पे वॉज द फर्स्ट मेजर बैटल माना जाता है मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरेबिया की। अब ये बैटल ऑफ बद्र में ऐसा ही होता है कि वो सीरीज़ ऑफ कॉन्क्वेस्ट होते हैं, बहुत सारे सीरीज़ ऑफ कन्क्वेस्ट होते हैं, यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन होते हैं इनके। तो यहाँ पे ये इस टाइप का काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है यहाँ पे, कि जहाँ पे ये पूरे कारवां के ऊपर जो बहुत सारे सोल्जर्स जो उसको गार्ड कर रहे थे उनको यहाँ पे घुस जाते हैं वहाँ पे और पैगन्स को वहाँ पे कैप्टिव बना लेते हैं। 628 के अंदर मोहम्मद एक्सपैंड करते अपने टेरिटोरियल कंट्रोल को ओवर द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ मदीना, मदीना के नॉर्थ से लेके फिर ये वार वेज करते हैं बहुत सारे पैगन ट्राइब्स और ये जूइश अरब ट्राइब्स के साथ में। मोहम्मद यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं अपने फॉलोअर्स को कि भाई आप मेरा साथ दो, अगर आपको जन्नत में अगर जगह चाहिए हो तो आप मेरा साथ दीजिए। एज़ मोहम्मद्स पावर और उनका काफ़ी जो इन्फ्लुएंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रू हो चुका था, उनके अच्छे रिलेशंस भी थे, उनके रिलेशंस पे थे 3 जूइश ट्राइब्स के साथ में मदीना की। तो वो धीरे धीरे देखते हैं कि वो उनके जो रिलेशंस हैं उन ट्राइब के साथ में डिटेरियोरेट होने लग जाता है और मोहम्मद यहाँ से बाहर निकाल देते हैं ट्राइब्स को, सभी ट्राइब्स को, जूइश की जो ट्राइब्स होती हैं उनको यहाँ से निकाल देते हैं, जैसे कि बानू क्यूनोका ट्राइब्स हैं, बानू नादी ट्राइब्स हैं, और उसके बाद में लास्ट बचती है बानू खुरजा ट्राइब्स हैं, इनको निकाल देते हैं। 630 CE के अंदर मोहम्मद कॉन्क्यर करते हैं अपने वापस दोबारा से अपने होम टाउन मक्का को। ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल ये बहुत सारी अपनी आर्मीज़ भेजते हैं वेस्टर्न अरेबियन रीजन के अंदर, और फिर जो बाकी जहाँ पे पैगन ट्राइब्स रह रही होती हैं उनको कॉन्क्यर करते हैं। मोहम्मद जी यहाँ पे डिमोलिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं पैगन्स के जो टेम्पल्स होते हैं, और फिर उनको सरेंडर करना पड़ता है पैगन ट्राइब्स को और अपना नया रिलीजन्स को मानना पड़ता है। मतलब दिस मुस्लिम इस्लाम यहाँ पे ग्रो हो जाता है और वो नए रिलीजन को मान लेते हैं। अब जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है 632 CE के अंदर, तो द टास्क, अब ये रिलीजन को बढ़ाने का जो टास्क होता है अब किसके सिर कंधे पे आ जाता है? कैलिफ्स के। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में किसी को भी प्रॉफिट नहीं बोला जाता, मतलब उनकी गद्दी जो लेता है उसको प्रॉफिट नहीं बोला जाता, मतलब वो तो एक पैगंबर हो गए, वो तो एक सिंगल ही होंगे ना। तो अब उनके नीचे जो लोग उस गद्दी को या उस कार्यभार को संभालते हैं और जो एक्सपेंशन की पॉलिसी को चालू रखते हैं, वो होते हैं, उनको बोला जाता है यहाँ पे कैलिफ्स। अब इन्हें बोलते हैं इज़ नॉन एज राशिदुन कैलिफ। अब ये सिर्फ 4 ही होते हैं, इसलिए इनको राशिदुन बोला है, या राइटली गाइडेड कैलिफ होते हैं।
तो ये 4 होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो सबसे पहले हो गए अबू बकर जी, उसके बाद में 2 और आते हैं, और लास्ट होते हैं यहाँ पे अली जी, उनका भी नाम आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। और इन्हें बोला जाता है 4 पायस कैलिफ, इन्हें 4 पायस कैलिफ बोला जाता है। अब ये कैलिफ सी नाम क्यों रखते हैं अपना, क्योंकि उस टाइम में अरेबिया के अंदर वर्ड जो काफ़ी फेमस होता है खलीफा, जिसे डिप्टी गवर्नर बोला जाता था अपने रीजन का, तो उसी से नाम लेके आगे कि वो तो रीजन को गार्ड कर रहे हैं और हम किसको गार्ड कर रहे हैं, अपने रिलीजन को गार्ड कर रहे हैं, तो इनको नाम दे दिया गया कैलिफ। यहाँ पे ये जो 4 कैलिफ्स होते हैं काफ़ी क्लोज कंपेनियन होते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, और जो पॉलिसी होती है राशिदुन कैलिफ्स की कि वो कंटिन्यू रखते हैं मोहम्मद जी की एग्रेसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन को। फर्स्ट जो कैलिफ बनते हैं दैट इज़ अबू बकर। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ शिया सुन्नी में क्या डिफरेंस होता है। शियाज़ वो होते हैं जो सिर्फ़ अली को ही अपना मतलब अपना सिर्फ ओनली कि यही एक कैलिफ हैं, उन्हीं सिर्फ अली कैलिफ को ही मानते हैं, क्योंकि अली क्या होता है कि ब्लड रिलेशन होता है इनका प्रॉफिट मोहम्मद के साथ है, तो अली को ही मानते हैं। ये जो शियाज़ हैं अराउंड 10% ही हैं इस्लामिक के अंदर, और ईरान इराक के रीजन में ज़्यादातर आपको शिया मिलेंगे। अब सुन्नी जो हैं, सुन्नी उन्हें माना है जो चारों कैलिफास को मानते हैं, अबू बकर को, उमर को, उथमन को और अली को भी। तो ये 90% ऑफ पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स में है वो सुन्नी है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स ही मिलेंगे, तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है शियाज़ और सुन्नी के अंदर, मेजर डिफरेंस यही होता है, ठीक है। तो अबी बकर उस टाइम मोहम्मद जी के फादर इन लॉ थे, और ये फर्स्ट मैन थे मोहम्मद के बाद में जो कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में। और इसके साथ में इनकी वाइफ भी फीमेल्स में फ़र्स्ट थी, इनकी वाइफ जिसे खदीजा बेगम बोला जाता है, वो भी फ़र्स्ट फॉलोवर थी वीमेंस के अंदर जो इनकी फॉलोवर बनी थी, ठीक है। उसके बाद में अबू बकर का पहला टास्क होता है कि सप्रेस करना जो रिबेलियन हो रहा होता है अरेबिया के अंदर, जिसे बोला जाता है वार ऑफ एपोटेसी। वार ऑफ एपोटेसी यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स होते हैं, अबू बकर करते हैं अरेबियन ट्राइब्स को यहाँ पे सप्रेस करने के लिए, तो ये वार ऑफ एपोटेसी हो गई। वंस दिस वार्स वर कम्प्लीटेड, ये सब वॉर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो अबू बकर बिगैन करते हैं इन्वेजन करने को। दो जो उस टाइम की मेजर सुपर पावर्स होती हैं, एक तो होता है बेजेंटीन एम्पायर, ठीक है, जो रोमन एम्पायर के बाद में बिखरने के बाद बना था बेजेंटीन एम्पायर मेडिटेरेनियन के अंदर, और एक सैसानिड एम्पायर होता है जो पर्शिया के अंदर इराक वाले रीजन के अंदर होता है। ये जो एम्पायर होते हैं इस टाइम पे काफ़ी वीक हो जाते हैं, क्योंकि आपस में लड़ के दोनों काफ़ी वीक हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मौका मिल जाता है इनको कि हम इनको कैप्चर कर लें या इसकी जगह पे एक्सपेंशन कर लें। अबू बकर जी डाइड हो जाते हैं 634 सी के अंदर, और लीडरशिप अब चली जाती है नेक्स्ट खलीफा जिनका नाम है उमर। अनदर अर्ली कन्वर्ट करते हैं, ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, 17 साल ये मोहम्मद की साइड में रहे थे। ड्यूरिंग दिस कैलिफेट ऑफ उमर की कैलिफेट के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारा एंटायर मिडल ईस्ट को ही ये एक्सपैंड कर लेते हैं, कन्कर कर लेते हैं, जिसमें आता है लेवेंट का रीजन। अब ये लेवेंट कौन सा रीजन होता है, जो लेबनान, सीरिया, इराक, पैलेस्तीन और जॉर्डन वाला रीजन है उसको लेवेंट एरिया बोला जाता है। इजिप्ट और मच ऑफ पर्शिया, इराक वाला रीजन भी ये कवर कर देते हैं। जो रेस्ट ऑफ पर्शिया होता है वो कॉन्कर किया जाता है अंडर द रीन्स ऑफ 2 सक्सीसिव एंड उसके बाद में जो खलीफा आते हैं, जो बचा हुआ पर्शियन वाला रीजन है, जो उथमन और उमर जो आते हैं उसके अंदर ये उथमन और अली जो आते हैं उनके अंडर ये कवर अप किया जाता है। नेक्स्ट आता है उमायद कैलिफेट। उमायद कैलिफेट ये सक्सीड करते हैं पायस खलीफा। अब इन चारों के बाद में जो डायनेस्टी यहाँ पे बनती है, इन चारों के बाद में अब किसी को खलीफा भी नहीं बोला जाता, अब कैलिफेट भी नहीं बोला जाएगा, अब इनकी आगे डायनेस्टीज़ ही आ गई। इसको बोला गया यहाँ पे उमायद कैलिफेट, इनको बोल दिया पायस कैलिफेट को। पायस कैलिफेट के बाद में आए उमायद कैलिफेट। कैलिफेट ही बोला गया बट ये उमायद हो गए, मतलब पायस नहीं रहे, इतने प्योर नहीं रहे, क्योंकि वो तो बिल्कुल साथ में रहता है, ये साथ में नहीं रहे प्रॉफिट मोहम्मद के, तो इनको बोल दिया गया उमायद कैलिफेट। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी डायनेस्टी काफ़ी स्टेबल हो जाती है प्रॉस्पेरिटी कैलिफेट के अंदर, फॉलोड बाय एंड गिव स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आती है कैलिफेट के अंदर। उसके बाद में दूसरी डायनेस्टी आती है अब्बासिड कैलिफेट, जो 750 से 1258 तक रहते हैं। इसके टाइम पे हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर अब्बासिड्स, अब ये लेटर अब्बासिड में कैलिफेट बिगेन टू लूज़ पॉलिटिकल, यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, और अब इसके बाद में इंडिपेंडेंट सुल्तान रूल करते हैं, जो सेवरल रीजन्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट सल्तनत जो आती हैं वो रूल करते हैं यहाँ पे।
अब नेक्स्ट द पॉइंट इज़ द एज ऑफ कम। अब ये जो पॉइंट था, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ये उस बुक में नहीं दी गई। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कंपैरिजन भी बता दूँगी कि ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली जो एक्सप्लेन किया गया है वो सतीश चंद्रा की बुक में नहीं दिया गया। यहाँ से जो है काफ़ी सिमिलैरिटी आ जाती हैं दोनों बुक्स के अंदर। अगर जिसने मेरे वो लेसन पढ़ लिया हो तो वो आपको ईजी लगेगा, ये एक आपकी रिवीजन टाइप की हो जाएगी। और मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी क्योंकि उस बुक में काफ़ी हद तक एक्सप्लेन्ड है ये जो पीरियड आता है 1000 टू 1200 CE का, यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। कंटिन्यूसली यहाँ पे टर्किश ट्राइबल मैन आ रहे होते हैं सेंट्रल एशिया से, जिनका पहले कैरेक्टर होता है मर्सिनरी कैरेक्टर टर्किश सोल्जर का। जैसे मैंने आपको बार बार बताया था कि मर्सिनरी क्या होता है कि ये वैसे सोल्जर्स नहीं होते, ये ऑक्सिलरी होती है कि जब ये पूरी मतलब परमानेंट सेना सोल्जर्स नहीं होते, इनको तब बुलाया जाता है जैसे ये सिंपल ट्राइबल मैन्स होते हैं जिनको, या सिविलियंस होते हैं जिनके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है अगर युद्ध में कहीं जाना हो तो राजा को, तो ये वो वाले लोग होते हैं। पर बाद में हम देखते हैं कि ये जो होते हैं लोग होते हैं ये फिर किंग मेकर्स होते हैं और फिर खुद ही एक टाइम पे जाके ये खुद ही रूल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अपनी लॉयल्टीज़ को स्विच कर देते हैं और ये डिफरेंट हम देखते हैं कि काफ़ी स्ट्राइफ होती है डिफरेंट मुस्लिम स्टेट्स के बीच में एंड डिफरेंट रीजन्स के बीच के अंदर भी। फिर दिस इज़ ऑल, इसीलिए इसको बोला जाता है द एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्लिम सेक्ट के डिफरेंट मुस्लिम सेक्ट के बीच में भी यहाँ पे स्ट्राइफ है, स्ट्रगल चल रही है। एशिया के सेंट्रल एशिया यहाँ पे भी डिफरेंट हम देख लें कि इंडिया के अंदर राजपूत उठ के आ रहे हैं तो उनके भी छोटी छोटी क्लैंस बने हुए हैं, तो उनके अंदर स्ट्राइफ चल रही है। वो टर्किश के अंदर यहाँ रहे तो इस्लाम का एक्सपेंशन करने में, उनको रिलीजियस का चेंज करने में वहाँ पे स्ट्राइफ चल रही है, इसीलिए इस एज को बोला जाता था एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। टुवार्ड द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के एंड के बाद में हम देखते हैं कि देयर वाज सीरीज ऑफ इनकर्शन ऑफ टर्किश इन द नॉर्दर्न इंडिया। इंडिया के अंदर टर्किश का काफ़ी इनकर्शन होता है, आते हैं और वहाँ पे उनका रूल करते हैं वो एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन पॉलिसी। अब उमायद कैलिफेट की एक्सपेंशन पॉलिसी होती है कि उनको एक्सपैंड करना है, तो ये इन्वेड करते हैं 8th सेंचुरी में इंडिया के अंदर। अरब वर ऑल्सो अट्रैक्टेड। अब अरब्स यहाँ पे इन्वेड करते क्यों हैं? सबसे पहले तो इंडिया जो है सोने की चिड़िया, तो वेल्थ काफ़ी अच्छी होती है जिसके कारण ये इन्वेड करते हैं। दूसरा, जैसे कि इनके अरब्स के मर्चेंट्स और सेलर यहाँ पे आते रहते हैं, तो ये विटनेस करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा है। साथ ही साथ ये लोग भी विटनेस करते हैं कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये भी इन्हें पता चल जाता है, तो इसलिए इन्वेड करते हैं। 712 में अरब इन्वेड करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सिंध से। कौन आता है? अंडर द मोहम्मद बिन कासिफ, जो जनरल होता है उमायद कैलिफेट का, तो वो यहाँ पे सबसे पहले आता है। रीजन यहाँ पे इनका सिंध में आना, इसको सिर्फ प्लंडर ही करना होता है, वाज टू अवेंज द प्लंडर ऑफ अरब शिप्स। ये अब रीजन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने इनकी, अब ये कोई खास कोई प्लंडर या यहाँ पे रूल करने के लिए नहीं आते, ये सिर्फ एक अपना बदला लेने के लिए आता है, क्योंकि एक अरब शिप को जो पायरेट्स थे देबल के, उन्होंने यहाँ पे पूरा लूट लिया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बदला लेने के लिए आता है। अब ये देबल क्या हो गया और कौन सा रीजन हो गया? ये जो रीजन है ये सिंध का, कराची के पास का सिंध का ही रीजन है, तो वहाँ पे यहाँ पे इनके शिप को प्लंडर कर दिया जाता है इंडियंस के द्वारा। तो यहाँ पे किंग जो उस टाइम पे थे, किंग दाहिर, ये इस टाइम पे आप देख सकते हैं ब्राह्मण डायनेस्टी या हिंदू डायनेस्टी रूल कर रही होती है इस रीजन के ऊपर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन पे। तो यहाँ पे ये हिंदू डायनेस्टी होती है यहाँ पे, जिनके राजा होते हैं किंग दाहिर। अब ये रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई मैं उन पायरेट्स को कोई पनिश वगैरह नहीं करूँगा। तो हजज यहाँ पे द गवर्नर होता है उस टाइम पे इराक़ का, ये डिस्पैच्ड एन आर्मी अंडर हिज नेफ्यू जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिफ। ठीक है, इराक़ का यहाँ पे ये गवर्नर होता है, ये एक पूरी आर्मी दे के अपने नेफ्यू को भेजता है कि जाओ भैया तुम, अगर तो वो पनिश नहीं कर रहा तो तुम पनिश कराओ जरा उनको जाके। वो अराइव्ड होता है मोहम्मद बिन कासिफ सिंध के अंदर 712 में, और यहाँ पे पूरा घुटने टिकवा देता है किसके, यहाँ पे देबल में, यहाँ पे उसको बिसीज कर देता है, पूरा उसको किलेबंदी उसकी कर देता है। विच वाज सिचुएटेड, ये सी कोस्ट पे सिचुएटेड होता है। देन उसके बाद में ये नैरून को भी एनेक्स्ट कर देता है, जो हैदराबाद। अब ये हैदराबाद हमारा इंडिया का हैदराबाद वाला रीजन नहीं है, ये सिंध का हैदराबाद है। ठीक है,
जो पाकिस्तान में आता है, उसको यहाँ पे ये कैप्चर करता है। और शिविस्तान या सहवान, ये भी सिंध का, वेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस के आता है, ये भी सिंध का रीजन है। इसको यहाँ पे अनेक्स्ट कर लेता है। उसके बाद में ये इसकी डिसाइसिव विक्ट्री दिखाई गई है कि किंग दाहिर को पूरा हरा देता है ये। एट द फोर्ट ऑफ राउर के फोर्ट में वो होता है, उसके कैपिटल के पास में, अलोर के पास में, वहाँ पे यहाँ पे जैसे बैटल ऑफ अलोर बोला जाता है, यहाँ पे इसको ये हरा देता है। सब्सिक्वेंटली अलोर, ब्राह्मणाबाद, मुल्तान वर टेकन, ये सारे रीजन्स उसके बाद में वो कैप्चर कर लेते हैं। द इन्वेडिंग अरेब्स आल्सो किल्ड, बहुत सारे यहाँ पे सोल्जर्स को उनके किल करता है। ये जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, इसको मेंशन किया गया है चाहनामा में, जो 13वीं सेंचुरी पर्शियन ट्रांसलेशन थी अरेबिक हिस्ट्री की बाय बिन कासिम के द्वारा। तो उसके अंदर इसका पूरा एक्सपेंशन पूरी अच्छे तरह से इसको मेंशन किया गया है। उनका रूल जो रहता है 2 साल तक ही रहता है। ये जो यहाँ पे हिज रूल यहाँ पे लास्ट सिर्फ 2 साल तक रहता है, येट इट ग्रेटली डिस्टर्ब, बट यहाँ पे ये रूल 2 साल के लिए करता है, पर पूरा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सिंध की पूरा तहस नहस कर देता है। बहुत सारे नंबर ऑफ़ जो मर्चेंट्स हैं यहाँ से सिंध से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सताया जाता है। पर जब वो भाग जाते हैं तो जगह खाली होगी किसके लिए? अरब्स यहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, और अरब का बाद में हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस रहता है काफ़ी लंबे समय तक। अब आती है गजनवी एंड मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी की कहानी आती है यहाँ पे, गजनवी डायनेस्टी आती है। एंड ऑफ 9th सेंचुरी के अंदर अब्बासिड कैलिफेट वाज इन डिक्लाइन एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टेट अंडर द इस्लामाइज्ड। ओके, 9th सेंचुरी में जो अब्बासिड कैलिफेट है वो डिक्लाइन के अंदर आ जाता है, बट हम देखते हैं कि इस टाइम पे बहुत सारे स्टेट वो इस्लामाइज्ड हो जाते हैं, उनके वहाँ पे जो टर्क्स भी आते हैं वो भी इस्लामिक बन जाते हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग द नोट दैट ड्यूरिंग 9th सेंचुरी टर्क्स एंटर करते हैं अब्बासिड एम्पायर के अंदर एज अ पैलेस गार्ड और मर्सिनरी सोल्जर ही आते हैं, पर बाद में वो देखते हैं कि वो किंग मेकर भी बनते हैं, खुद को भी उपाधि दे देते हैं अमीर उल उमरा की, और बाद में खुद को उपाधि दे देते हैं सुल्तान बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सैमनिड्स हैड फ्रीक्वेंट बैटल्स विद द टर्किश ट्राइबल, यहाँ पे हम देखते हैं कि सैमनिड्स एक बैटल चल रही होती है टर्किश ट्राइबल्स मैन के साथ में नॉर्थ और ईस्टर्न फ्रंटियर पे। इसी स्ट्रगल में हम देखते हैं कि नए टाइप ऑफ सोल्जर्स उभर के आते हैं जिससे बोलते हैं गाजी उभर के आते हैं। ये काफ़ी फाइटर्स होते हैं और एज वेल एज मिशनरीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने इस्लामिक धर्म को आगे बढ़ाते हैं। फाइटर्स ये फाइट में भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं, तो फाइटर्स भी हो गए और मिशनरीज भी हो गए। तो 9th सेंचुरी एंड इन बिटवीन द 10th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान किसके अंडर कंट्रोल के अंदर होता है? सैमनिड्स के अंदर। जो सैमनिड गवर्नर होता है वाज अ टर्किश, अमंग द सैमनिड गवर्नर वाज अ टर्किश स्लेव। सैमनिड गवर्नर के अंडर एक टर्किश स्लेव होता है जिसका नाम होता है अल्पतकीन, जो स्टार्टेड होता है एज ए गवर्नर ऑफ बाल्ख। वो गवर्नर बनता है बाल्ख का। इस टाइम के बाद के अंदर एस्टेब्लिश करता है अपनी इंडिपेंडेंट टर्किश डायनेस्टी, कहाँ पे? गाजी पे, मतलब उसी को ही हटा के वो खुद यहाँ पे गाजी के ऊपर रूल करना लग जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर। उसके बाद में उसका सन इन लॉ आता है गाजी के ऊपर रूल करने, जिसका नाम होता है सुबुत्तुगीन। ये अपना एक खुद का रूल स्थापित करता है गजनी के अंदर 1977 में। अब सैमनिड किंगडम तो यहाँ पे बिल्कुल एंड होगी, और अब कौन सी आ गई? गजनविड किंगडम आ गई। तो गजनविड टू कवर द टास्क ऑफ डिफेंडिंग, अब वो डिफेंड कर रहे हैं इस्लामिक लैंड्स को फ्रॉम सेंट्रल एशियन ट्राइबल्स मैन को। अब यहाँ पे जो इस्लाम पूरा यहाँ पे धर्म फैला हुआ है, तो सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब, टर्किश जो ट्राइब आ रही है जो इस्लामिक नहीं है, तो उनसे अपने आप को ये बचाते हैं। इन सर्कमस्टांसिस पे जो सबुतकीन का सन होता है महमूद, वो राजगद्दी पे बैठता है एट द गजनी, गद्दी पे बैठता है एट गजनी में, जो भी अभी साउथ काबुल वाला एरिया है उसको। ही वॉज 27 ईयर ओल्ड, और ये फर्स्ट रूलर होता है जो अपने आप को टाइटल देता है सुल्तान का। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइटल जो सुल्तान का तो वह महमूद गजनी है। ड्यू टू हिज स्टाउट डिफेंस, ये बहुत ही स्टाउट डिफेंस देता है सेंट्रल एशियन के टर्किश ट्राइब को। उसको बोला जाता है हीरो ऑफ द इस्लामिक पीपल बोला जाता है। और इसको यहाँ पे क्योंकि ये जो ट्राइब होती है सैसनिड जो एम्पायर है, ये जो काफ़ी पर्शिया से इराक वाले ईरानियन वाले रीजन से काफ़ी वहीं से ये ट्राइब उठ के आई होती है। तो ये रेनेसांस भी करता है यहाँ पे पर्शियन स्पिरिट का। यहाँ पे जो राइटर होते हैं फिरदौसी, जो पोइट होते हैं या लिटरेट होते हैं कोर्ट ऑफ महमूद के अंदर, वो ग्लोरीफाइड करते हैं एंशंट ईरानियन हीरोज़ को।
पर्शियन लैंग्वेज और कल्चर को यहाँ पे बिकेम द लैंग्वेज हो जाती है यहाँ पे, और कल्चर हो जाता है गजनविड एम्पायर का। पर्शियन लैंग्वेज भी अपनाते हैं और कल्चर भी अपनाते हैं। महमूद हिमसेल्फ अपने आप को माना जाता है कि कहते हैं कि वो एक अपने आप को कहता था कि वो लेजेंडरी ईरानियन किंग का डिसेंडेंट है, जो नाम था उनका अफरासियाब। दस तो टर्क्स अपने आप को सिर्फ इस्लामाइज्ड भी नहीं करते बल्कि पर्शियनाइज्ड भी करते हैं यहाँ पे। हाउ एवर बाय महमूद प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल करता है कि ये यहाँ पे इस्लामिक स्टेट्स को बचाता है, डिफेंस करता है। जो टर्किश ट्राइब उस टाइम पे इस्लामिक नहीं होती उनसे ये बचाता भी है, और पर्शियन कल्चर और का रेनेसांस भी करता है। पर इंडिया के लिए तो बहुत बुरा करता है कि यहाँ पे बहुत सारी रेड्स करता है और इंडिया को पूरा टोटली प्लंडर कर देता है। मोहम्मद बिन कासिब, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिब आता है 712 के अंदर, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो होता है सिंध के अंदर। देन आता है गजनविड के अंदर सुबुतगिन 977 से 1998। हिंदू शाही किंग जयपाल जो उस टाइम पे होता है, वो अपनी उनकी टेरिटरी होती है पंजाब से लेके अफ़गानिस्तान के अंदर। वो रियलाइज़ करते हैं कि भैया हमें डेंजर हो सकता है गजनवी के अंदर, तो ही डज इन्वेडेड गजनी। अब वो सोचते हैं कि भाई ये अपने आप को हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, इससे पहले हम इनकी ही यहाँ पे कैपिटल पे जाके इनको हरा दें। ये अलायंस भी बनाते हैं 2-3 अपने जो फॉर्मर गवर्नर होते हैं गजनी के उनके साथ में, पर वो यहाँ पे सक्सीड नहीं कर सकते। सुबुतगिन यहाँ पे उनको हरा देता है और उनको फोर्सिबली एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी उनके साथ में साइन करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है महमूद ऑफ गजनबी 1998 से 1030। इस पीरियड के अंदर 1000 से 127 में इंडिया को 17 बार ये अटैक करता है, मतलब 27 सालों में 17 बार ये अटैक करता है। ये अपनी इन्वेजन स्टार्ट करता है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे राजपूत पावर काफ़ी डिक्लाइन हो गई थी। मेन रीजन इनके कन्क्वेस्ट के थे महमूद गजनी के फर्स्ट, कि ये बहुत सारी वेल्थ यहाँ से अक्यूमुलेट करना चाहते थे और उस पैसे को कहाँ लगाना चाहते थे, जो इनकी सेंट्रल एशिया में एक्सपेंशन पॉलिसी चल रही थी वहाँ लगाना चाह रहे थे, ठीक है। और ये अपने दूसरा ये इस्लाम को फैलाना चाह रहे थे अपने इस एरिया के अंदर, और दिखाना चाह रहे थे कि आई एम द हीरो, क्योंकि मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया हिंदू टेम्पल्स को, ठीक है। तो इन्हों शिकन भी बोला जाता है, दैट इज़ नेम इज़ डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस। ये उस टाइम पे टाइम भी नहीं देना चाहते थे। ये क्यों यहाँ पे रेड करते, क्योंकि टाइम नहीं देना चाहते थे कि रूलर्स आपस में रीग्रुप हो जाए, बस जाओ इनको रेड करो, इनको समझ ही नहीं पड़ेगी जब इनका इतना खजाना लूट जाएगा। तो यहाँ पे एनालाइज किया जाता है कि ये हमेशा अटैक ही करते थे, ये हमेशा अटैक करते थे समर सीज़न के अंदर। जैसे ही मानसून आते थे इनको पता होता था कि मानसून आएगी, पूरा फ्लड, नदियाँ पूरी ओवरफ्लो हो जाएंगी, वापस यहाँ पे ट्रैप होके रह जाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये एक मतलब ये प्लंडर करने के लिए यहाँ पे इनको चुकाने के लिए आते थे। समर सीज़न के अंदर मोस्टली इनकी रेड्स होती थी। 1000 के अंदर देखते हैं कि ये फर्स्ट इन्वेड करते हैं मॉडर्न अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और डिफीट करते हैं हिंदू शाही रूलर उस टाइम पे जयपाल को इन द बैटल ऑफ वहिंद के अंदर। ये बैटल में इसमें इन्हें हरा देते हैं। 104 से 106 में महमूद ऑफ गजनवी अटैक करता है रूलर्स ऑफ मुल्तान के ऊपर। 108 के अंदर एक सेकेंड बैटल ऑफ हिंद की होती है, जो सन ऑफ जयपाल के साथ में होते हैं, नेम इज़ आनंदपाल के साथ में। यहाँ पे उनको भी ये पेशावर के पास में बैटल होती है। इवन तो आनंदपाल को यहाँ पे सपोर्ट भी मिलता है सुल्तान ऑफ मुल्तान से, बट देखते हैं कि यहाँ पे फिर भी इनकी हार हो जाती है। एंड यहाँ पे इनकी बोलते हैं कि मदद करी होती है कन्नौज की रूलर ने और राजस्थान के रूलर ने, और इवन खोखर से भी इनको, जो वेस्टर्न वार ट्राइब होती है पंजाब की, उनसे भी इनको मदद मिली होती है। पर फिर भी यहाँ पे इनकी हार होती है। यहाँ तक कि इनके पास में लार्जर न्यूमेरिकल फोर्सेस भी होती है, नंबर में इनके पास में फोर्स भी काफ़ी बड़ी होती है, फिर भी ये हार हो जाती है। रीज़न क्या होते हैं भाई इनकी हार के रीज़न होते हैं कि इनकी जो क्या वैल्यू होती है, घुड़सवार जो होते हैं वो इनके पास इतने अच्छे नहीं होते जितना कि अरेबियन ट्राइब्स के पास में होते हैं। यहाँ पे घुड़सवार इनके पास में नहीं होते, बल्कि इनके पास में एलिफेंट होते हैं बड़े बड़े, तो वो इतने वारफेयर में इनकी इतनी मदद नहीं कर पाते। इसी से हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजिकली ही अनेक्स्ड द पंजाब टू हैव ईजी एक्सेस टू इंडिया। स्ट्रैटेजिकली जो गजनी होते हैं उन्होंने यहाँ पे पंजाब के एरियाज़ को अनेक्स कर लिया ताकि वो ईजिली इंडिया को अनेक्स कर पाए, ठीक है।
1014 में महमूद टुक द थानेश्वर जो नियर दिल्ली के पास में आता है और यहाँ पे बर्न कर देता है बहुत सारे टेम्पल ऑफ मथुरा को। 1018 में ये कन्नौज को पूरा तहस नहस कर देता है। चंदेला किंग जो उस टाइम पे होते हैं विद्याधर, उनको यहाँ पे डिफीट करता है। उसी साल ये डिफीट करता है, किल करता है 2 मोर रूलर जो हिंदू शाही होते हैं, दैट इज़ त्रिलोचन पाल और उनके साल भीमपाल को भी, और कनकेयर करता है राहेब और लाहौर वाला रीजन। ठीक है। 1025 के अंदर 16वां एक्सपीडिशन होता है, ये प्लंडर करता है सोमनाथ के टेम्पल को, जहाँ पे शिव का टेम्पल होता है काठियावाड़ रीजन के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात में। महमूद यहाँ पे पूरी सिटी को यहाँ पे कैप्चर्ड आफ्टर द ग्रिम स्ट्रगल कैप्चर करता है। पूरी एक स्ट्रगल होती है, मतलब यहाँ पे स्ट्रगल करने वाले कोई बहुत सारे सोल्जर नहीं होते, बल्कि उस टाइम पे डिफेंडर्स, ये जो धार्मिक लोग जो मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इनका गवर्नर तो इस टाइम पे भाग गया होता है। इस टाइम पे हम देखते हैं महमूद लेफ्ट द सोमनाथ आफ्टर अ फोर्टनाइट व्हेन ही केम टू नॉर्थ की चालुक्यन रूलर ऑफ गुजरात भीमा वन कंप्लीटेड पेनिट्रेशन टू द कन्फ्रंट है। जब उनको पता चलता है कि वो यहाँ से वो छोड़ना पड़ता है, जब उनको पता चलता है कि चालुक्यन रूलर भीमावन आ रहे हैं इनके साथ में कन्फ्रंट होने के लिए। इट वाज भीमा वन हु, बाद में ही देखते हैं कि भीमा वन ने बाद में सोमनाथ के टेम्पल को दोबारा से रिपेयर किया था। 1026 के अंदर वो दोबारा से रिटर्न करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि जो वो उनको पनिश करने के लिए जो जो जाट्स ने उनके साथ में कन्फ्रंट किया था, तो उनको ही यहाँ पे ये दोबारा से पनिश करने के लिए आते हैं। ही पेट्रोनाइज 3 इंपॉर्टेंट पीपल, यहाँ पे उनके दरबार में वो पेट्रोनाइज भी करते हैं 3 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। अलबरूनी स्कॉलर होते हैं जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी है। फिरदौसी पर्शियन पोइट होते हैं जिन्होंने शाहनामा लिखे, जिसे होमर ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। अब ये होमर कौन है? होमर भाई साहब एक ग्रीक पोइट हैं जिन्होंने इलियाड और ओडेसी लिखी है, और इन्हें बोला जाता था होमर ऑफ ईस्ट, जो क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एपिक पोइम लिखी थी जिसे शाहनामा बोला जाता है। उतबी ये हिस्टोरियन होते हैं जिन्होंने लिखी किताब उद यमनी। ठीक है। 1030 के अंदर 1030 महमूद डाइड हो जाता है। उनकी डेथ के बाद में पावरफुल एम्पायर को आफ्टर हिज फॉलोइंग हिज डेथ अ पावरफुल एम्पायर कॉल्ड सेल्जुक एम्पायर केम इनटू बीइंग। एक सेल्जुक एम्पायर आता है। ये एम्पायर इस एम्पायर में इंक्लूड होते हैं सीरिया, ईरान और ट्रांस ऑक्सेनिया। ऑक्सेनिया रिवर जो जिसे अफ़गानिस्तान के अंदर है, अमू दरिया के नाम से जाना जाता है, उस वाला रीजन से बियॉन्ड जो ये रीजन है वो वाला रीजन, यहाँ पे इनकी काफ़ी कंटेंडेड आफर लड़ाइयाँ चल रही होती हैं गजनवीड के साथ में खुरासान रीजन को कंट्रोल करने के लिए। उसी के लिए फेमस बैटल होती है, फेमस बैटल मसूद द सन ऑफ महमूद वाज कम्प्लीटली डिफीटेड। फेमस बैटल में जो सन ऑफ महमूद होता है यहाँ पे कम्प्लीटली डिफीटेड हो जाता है, जान बचा के भागते हैं। ये लाहौर के रीजन में यहाँ पे शरण लेते हैं। गजनवीड एम्पायर अब कन्फाइंड कर जाता है, सिर्फ एक गजनी तक ही रह जाता है और कुछ रीजन रहता है इनके पास में पंजाब का। आल्दो गजनवीड कंटिन्यू करते हैं कि प्लंडर करते रहते हैं, रेड्स करते रहते हैं राजपूताना या गंगा वैली की रीजन्स के अंदर, पर वो पोजीशन में नहीं होते कि वहाँ पे अपना एम्पायर स्थापित कर लें या अपनी होल्ड बना दें, उसके लिए इतनी अभी स्ट्रांग नहीं होते। इन द फील्ड ऑफ कल्चर प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी स्टार्टेड। अभी इस टाइम के अंदर अगर हम देखें कि कल्चर के केस में, तो यहाँ पे आपस के अंदर इंटरेक्शन होनी शुरू होती है इस्लाम और हिंदू की। लाहौर एक सेंटर के बीच में इमर्ज होता है, अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेज का लाहौर, और मुस्लिम ट्रेडर्स हेल्प करते हैं कि इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए सेंटर एंड वेस्टर्न एशियन कंट्री। अभी यही नहीं है कि मुस्लिम यहाँ पे अपना धर्म फैला रहे हैं तो उनको हम रोक रहे हैं, मुस्लिम ट्रेडर्स यहाँ पे आ रहे हैं जो इंडिया के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं। भाई यही मुस्लिम आके प्लंडर कर रहे हैं, यही मुस्लिम आके हमारे साथ में ट्रेड कर रहे हैं। मुस्लिम ट्रेडर्स अपने साथ में मुस्लिम रिलीजन प्रीचर भी लेके आते हैं जिन्हें सूफ़ी संत बोला जाता है। सूफ़ी इमर्ज होते हैं इस टाइम पे, ये मैसेज देते हैं ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी। दूसरी तरफ से तो ये इनके लोग ह्यूमैनिटी का तहस नहस कर रहे हैं और इधर से सूफ़ी आके मैसेज देते हैं कि लव एंड ह्यूमैनिटी। बट फिर भी सूफ़ी सेंट्स को अभी तक भी माना जाता है बिकॉज दे आर वेरी होली एंड पॉयस, इनकी टीचिंग्स अलग होती हैं। बट वो देख सकते हैं कि आप कैसी सिचुएशन बन रही है। इधर तो वो लोग आके, तो कौन सूफ़ीज़ को सुनेगा भाई, इसीलिए तो भाई इतना सूफ़ी कल्ट उस टाइम पे नहीं होता, धीरे धीरे बाद में ही एडवांस्ड होता है। एंड वर वाइडली रिस्पेक्टेड बाय बोथ द हिंदूज़ एंड मुस्लिम। 17 इन्वेजन्स होते हैं गजनी के इंडिया के अंदर,
पर यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई सिस्टमेटिक एफर्ट नहीं किया गया कि वो सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने। यहाँ पे हम देखते हैं कि बट कब भारत को कॉन्कर नहीं किया, राज नहीं किया, पर हमें बहुत नुकसान तो पहुँचाया ना। दे नॉट ओनली एक्सपोज द इनहेरेंट मिलिट्री वीकनेस, बट अब यहाँ पे इनके सामने क्या चीज़ आ गई थी हमारी कि भाई ये काफ़ी मिलिट्रली काफ़ी वीक है, इकोनॉमिकली ये वीक हो चुके हैं, हमने इन्हें वीक कर दिया है। और अगर हम देखें कि कोऑर्डिनेशन की इनका नहीं है, आपस में संप्रभुता नहीं है, यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे स्पेशली विद द इंकल्जन ऑफ पंजाब एंड अफगानिस्तान इज इन करना, बाद में ये इंक्लूड करते हैं पंजाब और अफगानिस्तान को अपने किंगडम में। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसलिए जब ये पंजाब और अफगानिस्तान मिल जाता है तो हमारा इंडियन फ्रंटियर्स काफ़ी यहाँ पे वीक हो जाता है। उनका कॉन्क्वेस्ट ओपन कर देते हैं इंडिया के गेट उनके लिए, और वो इजीली अब मूव कर सकते हैं गंगेटिक वैली रीजन्स के अंदर, कभी के अंदर। पर हमारे राजा तभी भी नहीं जानते कि भैया अब हमारा पंजाब और अफगानिस्तान उनके हाथों से, हमारे हाथों से निकल गया, तो अब तो हम जाग जाएं, स्ट्रॉन्ग कर लें अपने आप को सभी इकट्ठे कर लेंगे तो उनके हरा देंगे। बट हम अभी इतना नहीं सोच पाए। वन सच रूलर इज़ मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंटर करते हैं गंगेटिक वैली में दैट इज़ मोहम्मद गोरी। अब आगे इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे कि खुरीद डायनेस्टी एंड मोहम्मद गौरी। बहुत सारे हिस्टोरियंस असर्ट करते हैं कि एक्चुअल फाउंडर जो इस्लामिक एम्पायर का इंडिया में था दैट इज़ शहाबुद्दीन मोहम्मद, या फिर मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम, या फिर मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो ये एम्पायर बनाते हैं इंडिया के अंदर, रूल करते हैं। वो सिर्फ आते हैं, रेड करते हैं, लूट के और चले जाते हैं, बट रूल इन्होंने शुरू किया था। हुआ सुल्तान, वो सुल्तान थे खुरीद एम्पायर के अंदर, और अलॉन्ग विद अपनी ब्रदर ये घियातुद्दीन के साथ में ये सुप्रीम रूलर कहलाए खुरीद एम्पायर के। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है खुरीद डायनेस्टी के। और यहाँ पे ये माना जाता है कि इन्होंने मुस्लिम रूल शुरू किया था, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बस साउथ एशिया के अंदर भी, जो काफ़ी सेंचुरीज तक बाद में रूल करते हैं। इनकी किंगडम में इंक्लूड होता है मॉडर्न का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बाकी सारी जगह भी है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अभी तक भी देखते हैं कि आप इन्हीं एरिया के अंदर मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा आपको पॉपुलेशन में दिखेंगे। ब्रीफ बैकग्राउंड, ये इनकी फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ खुरीद डायनेस्टी। बैकग्राउंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्जुक। अब हम यहाँ पे हम देख रहे थे कि सेल्जुक एम्पायर आता है विच एक्लिप्स द गजनवीड। अब वो ग्रहण लगा देता है किसको, गजनवीड को। हाउ एवर टुवर्ड्स द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी अनदर ग्रुप ऑफ टर्किश ट्राइबल मैन यहाँ पे आते हैं, जो कुछ बुद्धिस्ट भी होते हैं, कुछ पैगान भी होते हैं, और वो शैटर्ड करते हैं सेल्जुक टर्क्स को। यहाँ पे उनकी पावर को काफ़ी, सेल्जुक एम्पायर को ये काफ़ी शैटर्ड कर देते हैं। इन दिस वैक्यूम, अब एक वैक्यूम टाइप का बन गया, तो एक नई पावर यहाँ पे प्रोमिनेंस में आती है जिससे कहा जाता है ख्वारिज़्म एम्पायर आता है ईरान के अंदर, और खुरीद एम्पायर आता है जो आता है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये दो एम्पायर, अब उनको हटा के सेल्जुक और ये गजनवीड को हरा के कौन सा आ गया, ख्वारिज़्म आ गया ईरान में, और खुरीद आ गया अफ़गानिस्तान में। गुरीद स्टार्टेड, पहले तो ये वसल्स होते हैं, फिडिट्री होते हैं गजनी एम्पायर के, पर बाद में ये ओवर पावर्ड करके खुद यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाते हैं। जो पावर होती है खुरीद्स की वो इंक्रीज होती है सुल्तान अलाउद्दीन के टाइम के अंदर, जो अपने आप को टाइटल देते हैं जहान शोज या वर्ल्ड बर्नर। जो पूरी गजनी जो उनकी कैपिटल होता है उसको पूरा जला देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं उनके ब्रदर जो गजनी के साथ में काफ़ी गलत व्यवहार हुआ था, उसका ये बदला लेने के लिए पूरी गजनी को ही आग लगा देते हैं। द राइजिंग पावर देखते हैं हम इस टाइम पे ख्वारिज़्म एम्पायर की काफ़ी पावर काफ़ी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो एम्पायर होता है खुरीद एम्पायर, यहाँ पे ख्वारिज़्म बैठे हैं और यहाँ पे है खुरीद एम्पायर। तो यहाँ पे ये जब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये सोचते हैं कि भाई इधर एक्सपैंड मत करो, हमें इधर एक्सपैंड करना चाहिए। तो ये इधर फिर ये नहीं करते। राइजिंग पावर जो होती है ख्वारिज़्म एम्पायर की, हम देखते हैं कि लिमिटेड कर देती हैं सेंट्रल एशियन जो खुरीद के एम्बिशन जो होते हैं उसको, उनको इधर आने नहीं देती। खुरासान यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन होता है दोनों के बीच में, जो बाद में कनकर कर लिया जाता है ख्वारिज़्म में बारह। तो अब खुरीद को समझ में आ जाता है कि भाई हमें इधर नहीं देखने की कोई ज़रूरत, अपन तो इंडिया की तरफ ही देख लो, यहाँ पे इजीली हम कर सकते हैं, इतनी मेहनत करने की, मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेचारे आराम से अपने आप को, अपने को रूल करने दे देंगे।
1173 में मोहम्मद गोरी यहाँ पे गद्दी पे बैठते हैं गजनी की, और उनके एल्डर ब्रदर रूल करते हैं घुर पे। गोरी बहुत एम्बिशंस होते हैं, वो सिर्फ नहीं चाहते भाई मैं गजनी पे गद्दी पे बैठा रहूँ, चलो अपन एक्सपैंड करते हैं अपने एम्पायर को, ज़्यादा पावर और ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं। उनको पता होता है कि इंडिया की पॉलिटिकल या रिलीजियस, सोशल या मिलिट्री काफ़ी वीक है, और इंडिया वैसे भी उसके पास में काफ़ी वेल्थ है, तो चलो चला जाए। ही ऑल्सो हैड डिज़ायर कि अपना, वो उनके पास में ये भी डिज़ायर होता है कि मुझे इस्लाम को बढ़ाना है। इन सभी रीजन को लेके ये बहुत सारे इन्वेजन्स करते हैं इंडिया के अंदर। इट इज़ पर्टिनेंट की नोट, लाइक द मोहम्मद ऑफ गजनवी, यहाँ पे मोहम्मद गजनवी की तरह मोहम्मद गोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं परमानेंट एम्पायर बनाने के लिए। वो सिर्फ लूटने के लिए, ये परमानेंट एम्पायर करने के लिए। नॉट मेनली लूटिंग, हिज कंपेन वर वेल ऑर्गेनाइज्ड, उनके जो कंपेन थे वेल ऑर्गेनाइज थे। वेन एवर ही कनक्रेट, जब भी वो कोई टेरिटरी को जीतता था, उसके बाद में अपना एक गवर्नर वहाँ पे वो रख देते थे कि उनके एब्सेंस में अब वो रूल करेगा। हिज, उनके इन्वेजन्स जो रिजल्ट करते थे, परमानेंट एस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पे टर्किश रूल को इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ विंध्यन माउंटेन्स, मतलब मध्य प्रदेश से ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे उनके बहुत सारे परमानेंट एम्पायर बन चुका था। However, as a warrior, मोहम्मद ऑफ गजनवी वाज मोर सक्सेसफुल। एज अ वारियर अगर बात करें तो मोहम्मद गजनवी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि वो एक बार भी उन्हें डिफीट नहीं मिला था इंडिया के अंदर या सेंट्रल एशिया में। पर मोहम्मद गोरी में यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट जो इंडिया में थी वो ज़्यादा थी महमूद से। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1173 टू 1206 के अंदर। इन्हें रियल फाउंडर माना जाता है इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया का, इसीलिए इनके 7 मेजर इन्वेजन्स हुए हैं मोहम्मद गोरी की इंडिया के अंदर। मोस्टली ये इसमें विनर ही रहे हैं। कॉन्केस्ट सबसे पहला हुआ यहाँ पे मुल्तान और अपर सिंध वाले रीजन में 1175 से 178 में। यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सपीडिशन इसका था अगेंस्ट मुल्तान, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इसी सेम कैंपेन में ये कैप्चर्ड कर देते हैं उच्च वाला रीजन, जो अपर सिंध वाला रीजन है, भट्टी राजपूत से ये ले लेते हैं इनको। नेक्स्ट आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, जो 1178 में हुआ था। 3 साल बाद में अगेन दोबारा से ये कॉन्कर करते हैं गुजरात को, बट चालुक्यन रूलर्स ऑफ गुजरात जो होते हैं या सोलंकी भीमा टू होते हैं, यहाँ पे डिफीटेड हिम, वो उनको डिफीट कर देते हैं एट द बैटल ऑफ कयादर नियर टू द माउंट आबू। बट हिज डिफीट डिड नॉट डिस्करेज मोहम्मद गौरी, वो उनको डिस्करेज नहीं करती मोहम्मद गौरी को। उनको रियलाइज हो जाता है कि भैया अब हमें एक परमानेंट बेस बनाना होगा पंजाब के अंदर। तो फिर वहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं कि पहले ये चले, पहले पंजाब को कॉन्कर करते हैं, पंजाब और लाहौर को। यहाँ पे कंपेन करते हैं, जो वहाँ पे थोड़ा बहुत गजनवी जो एम्पायर बचा हुआ होता है उनकी पोजीशन को कॉन्कर करते हैं। पेशावर को कॉन्कर करते हैं, सिंध को करते हैं, पंजाब लाहौर को कॉन्कर करते हैं और सिक्योर करते हैं अपनी पोजीशन मुल्तान सिंध पंजाब के अंदर। मोहम्मद गोरी अब फिर अपना गंगेटिक दुआत की तरफ रुख करते हैं। फर्स्ट बैटल होती है तराइन की यहाँ पे 1191 के अंदर। गोरी पोजेशन जब पंजाब की कर लेते हैं तो अब वो एडवांस करते हैं गंगेटिक दोआब के अंदर और डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट करते हैं राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में। यहाँ पे रास्ते में आते आते छोटे छोटे जो राजपूताना के स्टेट्स हैं उनको कैप्चर करते हुए आते हैं दिल्ली को, और अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं पंजाब और गंगा वैली के अंदर। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं विद द क्लेम। अब ये कन्फ्लिक्ट कहाँ पे होता है इनका पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब ये क्लेम कर देते हैं बठिंडा वाले रीजन को, जिससे बोला गया था तोबर हिंदा उस टाइम पे। फर्स्ट बैटल तराइन की होती है, जो करनाल वाला रीजन है हरियाणा के अंदर। वहाँ पे गोरी आर्मी यहाँ पे पूरी राउटेड हो जाते हैं, पूरी यहाँ पे भगा दी जाती है और वो मुश्किल से गोरी जी को यहाँ पे जान बचा के भागना पड़ता है। पृथ्वीराज यहाँ पे कनकट करते हैं बठिंडा को, पर यहाँ पे गलती करते हैं कि अपना जो फोर्ट है उसको पूरा अच्छे से ये या फिर उस अपने एरिया को पूरा मिलिट्री इक्विप नहीं करते और गोरी को दोबारा रीअसेंबल करने का मौका मिल जाता है और वो प्रिपरेशन करता है दोबारा एडवांसमेंट टू द इंडिया। और फिर होती है दोबारा सेकेंड बैटल ऑफ वार 1192। पहली 1191 में 1 साल बाद में दोबारा से बैटल हुई और यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट मानी जाती है इंडियन हिस्ट्री में। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे डिफीट होते हैं और गोरी सक्सेसफुल होते हैं। इंडियन फोर्सेस यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादा नंबर में भी थी, बट फिर भी यहाँ पे गोरी जी जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती है और स्विफ्ट मूविंग कैवेलरी होती है। घुड़सवार बहुत अच्छे होते हैं। बल्कि जो यहाँ पे इंडियन फोर्सेस काफ़ी बल्कि होती है, पर जो मैच नहीं कर पाती टर्की की सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन स्किल और स्पीड को,
क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि जो टर्किश कैवेलरी है उनके पास में 2 सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती है इंडियन टेक्नोलॉजी। एक तो वो हॉर्स शू का यूज़ करते हैं, हॉर्स के पैरों में शूज़ मतलब एक शू टाइप पहनाए जाते हैं जिनसे कि हॉर्सेस की लाइफ लॉन्ग हो जाती है और वो प्रोटेक्ट करती हैं उनकी हूव्स को। दूसरा आयरन स्टाइरप्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जो मतलब जो शूज़ में पहनने के लिए होता है ना, घोड़े पे चढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आयरन, यहाँ पे पहले लकड़ी के यूज़ किए जाते थे बट ये इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे आयरन स्टाइरप को, जो गुड होल्ड देता है हॉर्स राइडर को ताकि वो अच्छे से बैठ पाए और अच्छे से बैटल लड़ पाए। नहीं ऐसे नहीं कि उठ के गिर ही जाए, थोड़ा सा कुछ है मारा एक चांटा और नीचे गिर गया, सॉरी चांटा तो नहीं मारते यार। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे देखते हैं कि किल्ड हो जाते हैं इस बैटल में और पृथ्वीराज यहाँ पे भाग के चले जाते हैं और पर पकड़े जाते हैं यहाँ पे श्रावस्ती वाले, मतलब श्रावस्ती वाले रीजन के अंदर, सिरसा वाले रीजन में। फिर उन्हें रूल करने दिया जाता है अजमेर रीजन के अंदर, थोड़ा बहुत एरिया दे दिया जाता है अजमेर का। वो इसलिए माना जाता है, यहाँ पे पता चलता है कि रूल करते हैं अजमेर में, क्योंकि यहाँ पे उनके सिक्के मिले हैं जिनमें दोनों का नाम लिखा हुआ है, पृथ्वीराज का भी और श्री मोहम्मद सम का, दोनों का सिक्कों पे दोनों का नाम लिखा हुआ है। हाउएवर बाद में देखा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी को एक्सिक्यूट कर दिया जाता, मार दिया जाता है। कैप्चर ऑफ यहाँ पे और दिल्ली और अजमेर के फोर्ट को यहाँ पे कैप्चर कर दिया, साथ ही साथ हांसी का, श्रावस्ती, सामना, दिल्ली वाला और अजमेर के फोर्ट को कैप्चर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ चंदावर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल होती है 2 साल बाद में 1194 के अंदर। घोरी डिफीट करते हैं यहाँ पे जयचंद। जयचंद को जो रूलर होते हैं उस टाइम पे कन्नौज के, जो एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल या स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है जिससे नॉर्दर्न इंडिया का, और ये रूलर होते हैं गढ़वाल्स डायनेस्टी के अंदर। तो यहाँ पे द बैटल ऑफ तराइन एंड चंदावर, ये बैटल ऑफ तराइन की और चंदावर की यहाँ पे ये फाउंडेशन रखते हैं टर्किश रूल का नॉर्दर्न इंडिया में। आफ्टर दिस इन्वेजन, उसके इन्वेजन के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे वाइसराय बना दिया जाता है मोहम्मद गौरी का। आफ्टर दिस गौरी वापस अपनी जगह पे गजनी में चले जाते हैं और फिर वेस्ट फ्रंटियर पे ये कॉन्क्वेस्ट करते हैं और सारा यहाँ पे कार्यभार छोड़ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जी के हाथ में। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, वापस से आते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात करते हैं, बुंदेलखंड, बंगाल एंड बिहार। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर करता है अलीगढ़ को या रणथंभौर वाले रीजन को राजस्थान में। ये अटैक्ड करता है भीमा टू को, जो सोलंकी किंग होता है गुजरात का, वो डिफीट हो जाता है ऐबक से। ऐबक हाउएवर प्रिवेल्ड हिज नेक्स्ट बैटल विद द भीमा टू। ये यहाँ पे भीमा टू पहले ऐबक को हराता है, पर ऐबक जी भी फिर भी नेक्स्ट दोबारा फिर बैटल करते हैं भीमा टू के साथ में और फिर उनको हरा के गुजरात को कैप्चर कर लेते हैं। ही नेक्स्ट कॉन्क्वर्ड द बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाले रीजन को यूपी या नॉर्दर्न ये जो एमपी है उस रीजन को यहाँ पे कॉन्क्वेयर करते हैं और रूल्ड बाय जो उस टाइम पे वहाँ पे चंदेला राजपूत रूल करे उनको हरा देते हैं। साइमल्टेनियसली मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये अनदर रूलर होता है मोहम्मद गोरी का, जो कॉन्क्वेयर करता है बिहार को 1197 के अंदर और बंगाल को 1202 में और डिस्ट्रॉय करता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा और विक्रमशिला को। खिलजी को ही बाद में वाइसराय बना दिया जाता है बंगाल और बिहार का। रिवोल्ट होती है खोखर के साथ में 1205 में। घोरी यहाँ पे हैड टू अगेन कम, वापस आता है इंडिया के अंदर खोखर्स की रिवोल्ट को क्रश करने के लिए। हाउएवर 1206 में गौरी जी मारे जाते हैं बाय समवन नियर धम्यक डिस्ट्रिक्ट ऑफ झेलम के अंदर, जो पाकिस्तान में है। जब ये वापस गजने जा रहे होते हैं तो बीच में इनकी डेथ हो जाती है। ये जो रीन माना जाता है इंडिया का, अभी इसमें अभी इंडिया का किसके हाथ में पूरा होल्ड चला गया, ऐबक के हाथ में, जो फाउंडेशन रखते हैं स्लीव डायनेस्टी की, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब दिल्ली सल्तनत के पहले स्लीव डायनेस्टी, फिर जो खिलजी आए थे वो, फिर तुगलक, देन सैयद एंड लोदीज। ये डायनेस्टीज़ के बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो आप दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई थिंक आपको ये चैप्टर काफ़ी हद तक अब समझ में आ गया होगा अगर आपने वो प्रीवियस लेसन किया होगा, सेम चैप्टर मैंने आपको स्टडी करवाया था। तो अब आपको क्रोनोलॉजी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप इससे रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कौन कौन से कब आए हैं और मेंस के क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है कि द बैटल्स ऑफ तराइन एंड चंदावर वर टर्निंग पॉइंट्स इन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डू यू एग्री एंड एक्सप्लेन विद द सुटेबल रीजनिंग। तो आपने देख लिया होगा कि पूरे चैप्टर में सुटेबल रीजनिंग भी बताई हुई है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं और आप इजीली आसानी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर के अंदर आप कर सकते हैं।
तो स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट अभी मैं इसी चैप्टर के ऊपर आपको मैप से पूरा जो एक्सपेंशन है या एम्पायर्स एंड डायनेस्टीज़ हैं वो मैं बताने वाली हूँ। एक छोटा सा और होगा, तो इसी वे से आपका 360 डिग्री एंगल व्यू से ये पूरा का पूरा चैप्टर या जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।